हम लोग विश्व के भूगोल में भू संचलन नामक टॉपिक को पढ़ रहे थे। भू संचलन, जिसको इंग्लिश में अर्थ मूवमेंट कहा जाता है। अर्थ्स मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अर्थ्स मूवमेंट में सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसके बारे में, उसमें हम बात करेंगे परिचय के संदर्भ में। सबसे पहली जो बिंदु होगी इसमें परिचय हम लोग देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भू संचलन आखिर क्या होता है। उसके बाद भू संचलन के प्रकार या वर्गीकरण की बात करेंगे हम लोग। वर्गीकरण, प्रकार या वर्गीकरण की बात करने के बाद प्रभाव और अंत में एक निष्कर्ष देखेंगे। प्रभाव और निष्कर्ष नहीं देखेंगे, प्रभाव तक, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय के बारे में। परिचय में क्या बात करें हम कि सबसे पहले हम देखें कि पृथ्वी की गतियाँ ये क्या है? अर्थ्स मूवमेंट है। अर्थ्स मूवमेंट का क्या अर्थ है कि पृथ्वी की गतियां। ये जो अर्थ्स मूवमेंट है यहाँ पे, ये पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो पृथ्वी द्वारा की गई गति और पृथ्वी पर गति। जो पृथ्वी पर गति होगी उसको भी हम लोग पृथ्वी पर भी गति होगी और पृथ्वी पर गति और आंतरिक भाग में गति, ये भी पृथ्वी की ही गतियां हैं। दोनों गतियां जो पृथ्वी के द्वारा गति की जा रही है, जिसको हम लोग घूर्णन, परिभ्रमण, परिक्रमण, इन सब चीज़ों के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पृथ्वी द्वारा की गई गति होती हैं। ये क्या होती है? पृथ्वी द्वारा की गई गति होती हैं। तो ये है मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ। और पृथ्वी पर जो गति होती है, पृथ्वी पर कैसे गति होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कैसे गति होती है, यही हम लोग चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी पर जो गति है यही है अर्थ्स मूवमेंट। तो चूंकि अर्थ्स मूवमेंट का अर्थ होगा पृथ्वी की गति, पृथ्वी जो मूवमेंट करती है, जो गति करती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था कि अर्थ्स मूवमेंट का अर्थ होता है पृथ्वी की गति और हम लोग घूर्णन, परिभ्रमण और परिक्रमण न पढ़ के पृथ्वी पर होने वाली गतियाँ, उसके आंतरिक भागों में होने वाली गतियों की बात कर रहे हैं। तो ये अलग से टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। यहाँ पे जो भू संचलन के संदर्भ में अर्थ्स मूवमेंट है वो ये वाला है। तो हम लोग पृथ्वी पर होने वाली गति या पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली गति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। परिचय में क्या है कि पृथ्वी की सतह व आंतरिक भाग स्थिर न होकर गतिमान अवस्था में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में गत्यात्मकता पाई जाती है। तो पृथ्वी की आंतरिक भाग और पृथ्वी का बाह्य भाग स्थिर न होके वो गतिशील है, उसमें गत्यात्मकता पाई जाती है। ये गतिशीलता के कारण क्या हैं? ये गतिशीलता के कारण क्या है? चाहे सतह पे
चाहे आंतरिक भाग में। पृथ्वी पर या पृथ्वी में आंतरिक भाग में जो गतियां हो रही हैं, इन गतिशीलता के कारण क्या है, इस पे भी चर्चा होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले परिचय में हम देखते हैं कि पृथ्वी की सतह और आंतरिक भाग स्थिर न होकर गतिशील है। पृथ्वी की आंतरिक भाग स्थिर न होकर, अब स्थिर न होकर, अगर स्थिर नहीं है तो गतिशील ही है। पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग और सतह स्थिर न होकर गतिशील है, अर्थात इसमें गत्यात्मकता पाई जाती है। इसमें, किसमें? पृथ्वी में। इसमें गत्यात्मकता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? गत्यात्मकता। तो एक सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग और इसका सतह गतिशील होता है, इसमें गत्यात्मकता पाई जाती है। जहां आंतरिक भाग में उत्पन्न गति को, देखिए, आंतरिक भाग भी गतिशील है और सतह भी गतिशील है। सतह भी गतिशील है और आंतरिक भाग भी गतिशील है। तो आंतरिक भाग में उत्पन्न बल को, आंतरिक भाग में उत्पन्न गतिशीलता को, जो आंतरिक भाग में गतिशीलता है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक भाग में उत्पन्न गतिशीलता को आंतरिक भू संचलन कहा जाता है। क्योंकि हम भू संचलन का अर्थ होता है गति करना। पृथ्वी की गतियां, भू संचलन का अर्थ अभी हमने देखा कि पृथ्वी द्वारा गति करना, पृथ्वी द्वारा गति करना, वो हो सतह पे या फिर आंतरिक भाग में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग और सतह दोनों स्थिर न होकर गतिशील है। अब गतिशील है तो जो आंतरिक भाग में गतिशीलता है उसको आंतरिक भू संचलन, और स्थिर पर जो गतिशीलता पाई जाती है उसको बाह्य भू संचलन के नाम से जाना जाता है, या बहिर्जात भू संचलन के नाम से जाना जाता है। जहां आंतरिक भाग में उत्पन्न गतिशीलता, आंतरिक भाग में उत्पन्न गतिशीलता को क्या कहा जाता है? अंतर्जात भू संचलन को अंतर्जात भू संचलन, इंडोजेनेटिक अर्थ्स मूवमेंट, और इसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक अर्थ्स मूवमेंट। बाह्य, या ये जो सतह पे उत्पन्न हो रहा है अंतर्जात भू संचलन, और ये जो आंतरिक भाग में उत्पन्न हो रहा है ये अंतर्जात भू संचलन है, और जो सतह पे उत्पन्न हो रहा है वो होगा बहिर्जात भू संचलन। सतह पर उत्पन्न होने वाले गतियों को बहिर्जात भू संचलन, भू संचलन कहा जाता है। ये इसके परिचय में इतनी बातें हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग स्थिर न होकर गतिशील है। पृथ्वी का सतह भी स्थिर न होकर के गतिशील है। अब पृथ्वी के
आंतरिक भाग में जो गतिशीलता है उसको अंतर्जात भूसंचलन के नाम से जाना जाता है और सतह पर उत्पन्न होने वाले गतियों को बहिर्जात भूसंचलन के नाम से जाना जाता है। जहां अंतर्जात भूसंचलन का जो कारण है वो अंतर्जात बल है और बहिर्जात भूसंचलन का जो कारण है वो बहिर्जात बल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जहाँ अंतर्जात भू संचलन का कारण है क्या? अंतर्जात बल और इसमें भी जहां बहिर्जात भू संचलन का कारण है बहिर्जात बल। अंतर्जात और बहिर्जात का क्या अर्थ है? देखिए, जो अंतर्जात है तो यहाँ पे जो जात है इसका अर्थ है उत्पन्न। तो अंतर्जात का अर्थ होगा आंतरिक भाग में उत्पन्न और बहिर्जात का अर्थ होगा बाह्य भाग में उत्पन्न। तो आंतरिक भाग में उत्पन्न बल के कारण अंतर्जात भू संचलन की प्रक्रिया होती है और बहिर्जात अर्थात बाह्य या सतह पे उत्पन्न बल के कारण बहिर्जात भू संचलन की प्रक्रिया घटित होती है। अब हम कह सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं या फिर इससे ऊपर की ओर चढ़ सकते हैं, मतलब ऊपर की ओर चढ़ते हुए अगर देखें तो बहिर्जात बल के कारण यहाँ पे बहिर्जात होगा बहिर्जात। देखिए, अब या तो ऐसे लिख दें कि आंतरिक भाग में उत्पन्न गतिशीलता को आंतरिक भू संचलन कहा जाता है, जहां बहिर्जात यहाँ पे सही था, यहाँ पे आंतरिक भाग में उत्पन्न गतिशीलता को आंतरिक भू संचलन कहा जाता है, जहां आंतरिक भू संचलन का कारण है अंतर्जात बल। यहाँ पे ठीक है। अब देखिए क्या है कि आंतरिक भाग में उत्पन्न गतिशीलता को अंतर्जात भू संचलन कहा जाता है, जहां आंतरिक भू संचलन या अंतर्जात भू संचलन का कारण है अंतर्जात बल। वहीं सतह पर उत्पन्न होने वाले गतियों को बहिर्जात भू संचलन कहा जाता है और बहिर्जात भू संचलन का कारण है बहिर्जात बल। या तो इसको उल्टा इस तरह से लिख सकते हैं कि बहिर्जात बल के कारण आंतरिक भू संचलन उत्पन्न होता है और यह भू संचलन आंतरिक भागों में उत्पन्न होता है। बहिर्जात बल के कारण बहिर्जात भू संचलन का उत्पन्न होता है, बहिर्जात भू संचलन उत्पन्न होता है और बहिर्जात भू संचलन से पृथ्वी के सतह पर गतिशीलता होती है। ये तो इस प्रकार से परिचय के बारे में इतनी बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि सतह पर कैसे बल ये तो आंतरिक भाग में तो बल उत्पन्न होगा, आंतरिक भाग में गतिशीलता तो होगी, ये क्योंकि भूकंप जैसे ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं घटती हैं तो हम
कह सकते हैं कि आंतरिक भागों में गतिशीलता पाई जाती है। इसको अभी देखा जाएगा और प्रूफ किया जाएगा। सतह पे कैसे गतिशीलता उत्पन्न होती है? अगर आंतरिक भाग में गतिशीलता उत्पन्न हो रही है तो सतह पे होगी ही होगी, क्योंकि आंतरिक भाग सतह से जुड़ा हुआ है। अगर भूकंप उत्पन्न हो रहा है, आंतरिक भागों में कोई गतिशीलता हो रही है, भूकंप उत्पन्न हो रहा है, तो सतह भी तो गतिशील हो जाता है, सतह भी तो हिलता डुलता है। उसके अलावा होता क्या है कि जैसे हवा चलती है तो मिट्टी का उड़कर दूसरे जगह जाना, ये भी बहिर्जात भू संचलन के अंतर्गत रखा जाएगा। जब गायें चरती हैं चारागाह में तो उनके खुर से जो मिट्टी कट कट करके इधर उधर होता है, उसको भी बहिर्जात भू संचलन के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ तक कि जब हम सड़क पे चलते हैं तो पैर से किसी गिट्टी या मिट्टी को मारते हुए आगे तक ले जाते हैं, तो वो भी बहिर्जात भू संचलन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसका सतह जो है वो गतिमान हो जाता है। तो ये बहिर्जात भू संचलन में सतह पे बल इस प्रकार, सतह पे मूवमेंट इस प्रकार से उत्पन्न होता है। अब हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण या प्रकार के। ये हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अंतर्जात भू संचलन और बहिर्जात भू संचलन के परिणाम स्वरूप सतह पे, पृथ्वी के सतह पे दृश्यमान संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। जैसे अंतर्जात भू संचलन, आंतरिक भागों में जैसे प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं अगर, तो उससे क्या होता है, पर्वत बनता है या खाई बनती है, इस तरह की संरचनाएं बनती हैं, तो ये सतह पे दृश्यमान होती हैं। तो अंतर्जात भू संचलन हो या बहिर्जात भू संचलन हो, बहिर्जात भू संचलन में ये जैसे अपक्षय और अपर्दन जैसे होता है, तो बहिर्जात भू संचलन में इसको भी शामिल किया जाता है। तो अपक्षय और अपर्दन आवश्यक नहीं है, पढ़ना जानना तो आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे जीवन में या सतह पे दृश्यमान प्रभाव उत्पन्न करते हैं और बड़ी मात्रा में दृश्यमान प्रभाव उत्पन्न करते हैं सतह पे, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण देखें, तो वर्गीकरण में वही हम देखेंगे कि अंतर्जात भू संचलन, इंडोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट, और बहिर्जात भू संचलन अर्थात एक्सोजेनेटिक अर्थ मूवमेंट। तो प्रकार में दो प्रकार का होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। अंतर्जात भू संचलन और ये हो जाएगा बहिर्जात भू संचलन। अभी हमने बात किया कि अंतर्जात भू संचलन अंतर्जात बल के कारण उत्पन्न होता है और बहिर्जात भू संचलन बहिर्जात बल के कारण उत्पन्न होता है। अब क्या है, हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। पहले अंतर्जात भू संचलन का अध्ययन करेंगे, फिर बहिर्जात भू संचलन का करेंगे। तो अंतर्जात भू संचलन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे, उसके बाद उत्पत्ति के कारण पे चर्चा करेंगे। अंतर्जात भू संचलन का परिचय, इसके उत्पत्ति के कारण, इसका वर्गीकरण और इसका प्रभाव। इसको हम लोग इस रूप में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। किस रूप में? अंतर्जात भू संचलन का परिचय, उत्पत्ति के कारण, वर्गीकरण और प्रभाव पे चर्चा करेंगे यहाँ पे। उसके बाद उसी तरह से इसको कंप्लीट करने के बाद बहिर्जात भू संचलन का भी अप्रोच सिनॉप्सिस ठीक इसी प्रकार होगा जैसे अंतर्जात भू संचलन के या का
अप्रोच सिनॉप्सिस यहाँ पे पेश किया गया है। अब अंतर्जात भू संचलन के परिचय के बारे में हम लोग बात करने से पहले इसको यहाँ से हटा दें। सबसे पहले हमने क्या बात किया कि अंतर्जात भू संचलन का सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे अर्थ। अंतर्जात भू संचलन का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न संचलन को अंतर्जात संचलन कहते हैं। इस चीज को हमने इससे पहले पढ़ लिया है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न बल को या उत्पन्न गति को अंतर्जात भू संचलन कहा जाता है। ये इसका परिचय है। परिचय हम लोग इसका अर्थ या परिचय वही चीज हो जाएगा। हम लोग अर्थ ही देख रहे हैं या परिचय देख रहे हैं, दोनों सेंस में आप देख सकते हैं इसको, परिचय या अर्थ। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न गति को अंतर्जात भू संचलन कहते हैं, जिसके उत्पन्न होने के, ऐसे नहीं, सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न गति को अंतर्जात भू संचलन कहा जाता है, जहां अंतर्जात भू संचलन के उत्पत्ति का कारण अंतर्जात बल होता है। अंतर्जात बल होता है, ठीक, अंतर्जात बल होता है। इसके बाद परिचय में और हम लोग क्या शामिल कर सकते हैं? परिचय में हम लोग शामिल कर सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न या अंतर्जात भू संचलन के कारण, यही कह ले, पहला वाला जो था, पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न गति के कारण पृथ्वी के सतह पर भी दृश्यमान प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ये हो गया इसके परिचय के बारे में कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न गति को अंतर्जात भू संचलन कहा जाता है, जहां अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति का कारण होता है अंतर्जात बल, और पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न गति के कारण पृथ्वी के सतह पर भी दृश्यमान प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके उत्पत्ति के कारण के बारे में, यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग।
अब क्या हम लोग देखेंगे, अंतर्जात भू संचलन के उत्पत्ति के कारण। हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्जात बल की। तो अंतर्जात बल या अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति के कारण पर बात होनी है। अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति के कारण की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थ की गतिशीलता के कारण, या पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थ जो हैं उनमें विघटन और वियोजन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन और वियोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिस कारण से वहाँ पे ऊर्जा विमुक्त होती है। क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उत्पन्न शब्द का प्रयोग न करके विमुक्त शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा नहीं बल्कि पूरी तरह से ठीक ठाक होगा। तो हम कह रहे थे कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन और वियोजन निरंतर रूप से चल रहा है, जिस कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा विमुक्त होती है और इस ऊर्जा के कारण ही पृथ्वी का आंतरिक भाग गतिशील हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी स्टेबिलिटी उतनी कम रहेगी। पहले इसको समझें। अगर ऊर्जा अधिक है तो स्थिरता कम होगा, स्थिरता कम होगी। ऊर्जा अधिक होगी तो स्थिरता कम होगी। हमारे पास अगर पैसा अधिक होगा तो हमारे अंदर स्थिरता कम होगा। हम स्थिर कम रहेंगे, मूवमेंट ज़्यादा करेंगे। हमारे पास अगर पैसे कम हैं तो हम क्या करेंगे कि स्थिर ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा स्थिर एक जगह रहेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे ही नहीं। पैसे नहीं है हमारे पास। ऊर्जा हमारे पास अगर अधिक है, पैसे छोड़िए ऊर्जा ही देख लीजिए, अगर हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक है, हम अधिक ऊर्जान्वित हैं तो हम एक जगह नहीं रह सकते, हम गतिशील हो जाएंगे, गति करते रहेंगे, इधर से उधर कुछ न कुछ करते ही रहेंगे यदि हमारे पास ऊर्जा अधिक है। जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतना अधिक मूवमेंट करेंगे, इसका मतलब उतना ही कम स्थिरता है। अधिक मूवमेंट का मतलब स्थिरता कम। हम अधिक मूवमेंट कर रहे हैं, अधिक घूम रहे हैं, इसका मतलब स्थिर कम है। तो हमारे पास ऊर्जा अधिक है तो हम मूवमेंट अधिक कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम स्थिर कम हैं। तो ऊर्जा अधिक होगी तो स्थिर कम रहेंगे, ऊर्जा अधिक रहेगी स्थिरता कम होगी। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या होता है कि रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन और वियोजन निरंतर लगातार रूप से चल रहा है। तो उससे क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब ऊर्जा विमुक्त होती है तो क्या होता है कि ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, स्थिरता घट जाती है। स्थिरता घटने का सीधा सा मतलब ये है कि मूवमेंट उत्पन्न हो जाता है, उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। तो पहला तो यही रीज़न है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गति उत्पन्न होती है या आंतरिक भू संचलन की उत्पत्ति के कारण में पहले हम यही कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थ के विघटन व वियोजन से ऊर्जा विमुक्त होती है और इस ऊर्जा के कारण अंतर्जात भू संचलन उत्पन्न होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं। लिखने का प्रयास ही नहीं अपितु हम लोग इसको लिख भी लेंगे यहाँ पे
क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं लिखने में। पृथ्वी के आंतरिक भागों में पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, पदार्थों का विघटन और वियोजन निरंतर रूप से चल रहा है। और ये रेडियोधर्मी पदार्थ के एग्जाम्पल्स अगर लिखें हम तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, थोरियम आदि, ये है रेडियोधर्मी पदार्थ। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित रेडियोधर्मी पदार्थ वो कौन कौन से पदार्थ हैं? वो यूरेनियम है, प्लूटोनियम है और थोरियम है। तो इन सब का विघटन और वियोजन से जो ऊर्जा विमुक्त होती है उसके कारण, तो पदार्थों के विघटन व वियोजन से उत्पन्न नहीं विमुक्त ऊर्जा के कारण अंतर्जात भूसंचलन की उत्पत्ति होती है। अंतर्जात भूसंचलन की उत्पत्ति होती है। ऊर्जा अधिक स्टेबिलिटी कम, ठीक, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, ठीक। तो ऊर्जा अधिक कम स्थिरता, तो स्थिर कम होने का मतलब है कि उसमें गतिशीलता उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से अंतर्जात भूसंचलन की उत्पत्ति होती है। ये तो है एक कारण। हम कम से कम 4, 5, 6 कारण, जितने कारण हमारे सामने आते जाएंगे, हम सभी कारणों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक ही कारण नहीं है, हम यहाँ पे एक कारण की चर्चा नहीं करेंगे, हम कई कारण की चर्चा करेंगे। यहाँ पे वियोजन से विमुक्त ऊर्जा के कारण अंतर्जात भूसंचलन की उत्पत्ति होती है। देखिए ऐसा है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए आज के टॉपिक में हम लोग भूसंचलन पढ़ रहे हैं। भूसंचलन में हमें पढ़ना था परिचय, उसके बाद उसका वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देखा अंतर्जात भूसंचलन और बहिर्जात भूसंचलन होता है। अब अंतर्जात भूसंचलन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और अंतर्जात भूसंचलन को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो फिर वापस आएंगे और बहिर्जात भूसंचलन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, इन सब चीज़ों का प्रभाव आदि चीज़ें देखेंगे, भूसंचलन का प्रभाव, और उसके बाद जो भी टॉपिक्स बचेगा इसके संदर्भ में वो सब कुछ देखेंगे। लेकिन कहने का यहाँ पे ये सेंस है कि बड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे अभी समय समाप्त होने वाला है, बस 2-3 मिनट बाकी है, इसलिए क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्जात भूसंचलन की उत्पत्ति के और भी क्या कारण है, मज़े से देखेंगे और विस्तार से उसको समझेंगे। लेट इसलिए एक 40 मिनट 40 मिनट की क्लास में एक टॉपिक भी पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है। 40 मिनट का क्लास इसलिए भी चल रहा है क्योंकि अभी उतना 1-1.5 घंटे का क्लास लेने का समय नहीं है, तो क्लास 40 मिनट तक का लिया जा रहा है और उसमें भी ढेर सारी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं, थोड़ी चीज़ें कवर हो पा रही हैं। इसमें भी देख लीजिए, हमने सिर्फ ये परिचय पढ़ा भूसंचलन का,
परिचय के बाद हम लोग बस इतनी बातें किए हैं कि ऊर्जा मतलब अंतर्जात भू संचलन उत्पत्ति के कारण पे बात हो रही है, और उसमें भी सिर्फ एक कारण पे चर्चा हुई है, और फिर हम लोग जा रहे हैं क्लास बंद करने। 40 मिनट में चाहें तो ये भू संचलन नामक टॉपिक को कंप्लीट कर दें 40 मिनट में, या 30 मिनट में भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 30-30, 40-40 मिनट हम लोग लगा दे रहे हैं, 50 मिनट हम लोग लगा दे रहे हैं एक लेसन के एक लेसन में जो सब टॉपिक्स हैं, उनमें से भी जो सब टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने के लिए हम 40 मिनट लगा दे रहे हैं। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि कितने विस्तार से ही नहीं अपितु कितने गहराई तक और कितनी अच्छी तरह से समझते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे समय लग रहा है। तो समय जितना लग रहा है लगने दीजिए, ये जो तैयार हो जाएगा ये सरल भाषा में, आसान भाषा में, और इतना विस्तार से अगर सब कुछ तैयार हो जाता है तो इन सब टॉपिक्स से आने वाले प्रश्न को हल करने में या उनका सामना करने में कोई व्याधि उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में लेकर के अंतर्जात भू संचलन की उत्पत्ति के कारण। तब तक के लिए धन्यवाद।